कीट साक्षरता के अग्रदूत डॉक्टर सुरेंद्र दलाल को समर्पित कीट साक्षरता पाठशाला वीडियो की दूसरी कड़ी आपको प्रस्तुत करते हुए हमें अपार प्रसन्नता हो रही है। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल के प्रमुख शिष्य श्री मनवीर सिंह रेहड़ू द्वारा संबोधित की गई कीट साक्षरता पाठशाला की रिकॉर्डिंग हम किसानों की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। एक मक्खी से 5वें दिन हो गए 250 वो पैदा करती है। यदि 50 उसके किसी एक्सीडेंट में मारे भी जाते हैं, किसी कीड़े की भेंट चढ़ जाते हैं या उसमें जीव नहीं है, तो वो 200 तो कम से कम जिंदा रह जाते हैं। 5वें दिन चले गए 200 एक से। 10वें दिन ये कितने हो जाएंगे? 200 बच्चे देने वाले हो जाएंगे 5 दिन के बाद में, और 200 देंगे। हो जाएंगे 10वें दिन इतने। और 15वें दिन सही है। दिन में स्थिति होगी जहां 33 दिन में 200 होने थे, वहां इस सफेद मक्खी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 8 16 32 64 मेरे को तो ये रकम नहीं फड़ाने आती कितनी बचती है। 200 के बराबर में इतनी संख्या उसकी हो जाती है। दूसरा, हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। जिन कीड़ों ने इसको खा के खत्म करना था, 200 में से भी घटाएंगे वो कीड़े। जो बुगड़े हैं वो इसमें से खून पिएंगे, जो पैरासाइट है इसके बच्चों में अपने बच्चे पड़वाएंगे, लेडी बर्ड बीटल इसको खा के गुजारा करेगी, तो इसमें से 10 या 20 को ही जीने देंगे। यहां कोई भी नहीं है जहर वाले खेत में, न उसमें पैरासाइट है न उसको खाने वाले हैं, तो ये निश्चित रूप से अपनी संख्या को बढ़ाती चलेगी। यही कारण रहा इसका बढ़ने का। ये सारे बच्चे पैदा करते गए, डर महसूस में ज्यादा से ज्यादा करते गए, और जिसमें का रिजल्ट 20 होना चाहिए था, वहां अरबों खरबों में जाके वो पहुंच गया। ये चीजें समझाते समझाते कई चीजें सामने आई। अभी तक हमने 3 कीड़ों को हमारा दुश्मन माना है। 2000 के आसपास हमने अमेरिकन सुंडी को अपना दुश्मन मान रखा था। 2001 में उसने हमारी कमर लगा दी, हमारे हाथ खड़े करा दिए। 24 नवंबर 2001 के दी ट्रिब्यून में लिखा था, कलेक्टिव शेम एंड कलेक्टिव फेलियर। हमारी सबकी साध लिहार है और सबको डूबने की बात है। एक 25 मिलीमीटर का कीड़ा, 2.5 सेंटीमीटर का कीड़ा किसानों को, कृषि अधिकारियों को और कृषि वैज्ञानिकों के मिलने के बाद वो हमारी कमर लगा के चला गया।
सबके हाथ खड़े करा गया, 2.5 सेंटीमीटर का कीड़ा हमारा काबू नहीं आया, इसलिए हमारे सबकी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। 2005-6 में मिलीबग ने यही हाथ खड़े कराए, वो 2.5 सेंटीमीटर का था, मिलीबग 7 और 8 mm का था। उसके बाद में हमने 1 mm का कीड़ा चुना, सफेद मक्खी, उसने भी हमारे हाथ खड़े करा दिए। इसका छोटा कीड़ा और के छाटांगे हम, 1 mm के कीड़े ने भी जब हम हरा दिए तो इनको दुश्मन मानना हमने बंद करना पड़ेगा, इनके सिस्टम को समझना पड़ेगा, इनको भी जीने का मौका देंगे और हमने भी अपना काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद में थे सूबेदार में दरकीट। इसमें उस स्थिति पे जहां पे ये थे पहले, उस स्थिति पे आगे है मिलीबग, हड़चेप्पा, एक माइट है, छोटा कीड़ा मकड़ियां जो बोलते हैं, जिसके 8 टांगे होती हैं, और 2 हैं बणिये। आप लोग इसको व्यापारी बोलते हैं, लाल से 2 ज्वाइंट होते रहते हैं उसमें, हम इसको बणिया बोलते हैं। बणिया हरियाणा में व्यापारी ही है, लाल बणिया और काला बणिया। वो कॉटन के साथ में घर में भी आ जाता है, काले वाला तो, वो लाल वाला खेत में ही रहता है। तो ये ईद के बाद में कभी भी बढ़ सकते हैं। यदि मिलीबग के साथ इतनी ही छेड़खानी रहती तो हो सकता है अभी तक ये हमारी फसलों पे बहुत बड़ा प्रभाव डाल चुका होता। तो किसान समझ गए, इसको मारना बंद कर दिया। हड़चेप्पा जो अब गेहूं में, सरसों में, मेथी में इस समय मौजूद है, ये 12 मास हमारी फसलों में आता जाता रहता है। दुनिया भर में इसकी 4000 स्पीसीज है, 4000 प्रकार के हड़चेप्पे हैं। आंख पे आपको पीला पीला नजर आएगा, सरसों पे जाओगे तो आपको हरा और काले रंग का आ जाएगा, मेथी पे जाओगे तो बिल्कुल काला नजर आएगा। जिसमें से 4000 में से 250 हमारी उगाने वाली फसलों पे काम करती हैं, उनमें से रस पी के गुजारा करती हैं, उनकी संख्या बढ़ाती रहती है और फसलों पे कभी कभार नुकसान पहुंचा देती हैं। इसके पास में भी एक कुदरत का अनमोल तोहफा है, वरदान है। ये जैसा मौसम होता है उसी तरह का सिस्टम ये अपना लेती है। बगैर मेल के बच्चे पैदा करने में ये स्पीसीज सक्षम है और 2 तरह से बच्चे पैदा करती है। सर्दियों में अब अंडे दे के बच्चे पैदा करेगी और जब गर्म मौसम हो जाएगा सीधे बच्चे फेंकेगी। 1 सप्ताह में 1 से 80 तक हो जाते हैं। जब ये अंडे देती है तब इतने स्पीड में नहीं चलती, लेकिन सबसे नरम होने के कारण इसको खाने वाले भी इतने ही हैं। मैं कई सालों से देख रहा हूं पंजाब में कड़क पे भी 3-3, 4-4 कीटनाशकों का प्रयोग होता है। उसके बावजूद यहाँ हड़चेप्पा की संख्या बढ़ी रहती है। हरियाणा में कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, या पंजाब के लगते एरिया में तो होता थोड़ा, वहां जींद के आसपास में नहीं होता। वहां किसी प्रकार के हड़चेप्पे का प्रकोप नहीं होता। आता है, ये नहीं कहूंगा कि उसमें आता ही नहीं, हर फसल में आता है, समय पे आता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी नहीं बढ़ पाती, वह किसान उसे घबरा सके और उसके ऊपर कीटनाशक का प्रयोग कर सके। यहां भी यदि आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, बहुत से किसानों को तो मैंने ऐसे देखा है, हड़चेप्पा उसकी फसल में आया, इसमें पेशाब में ये कहो शुगर है, उस पेशाब की शुगर के कारण उस पे फफूंद लग जाती है और वो काला पड़ जाता है पौधा। जब वो काले रंग नजर आता है तब किसान जाता है भाई मेरे खेत में तो हड़चेप्पा आया हुआ है। तब वो
लाला जी के जाएगा, वहां से कीटनाशक लेके आएगा और वहां उसके ऊपर कीटनाशक का प्रयोग करेगा। वो तो एक फुई ही है, राक्षसी है, वो उस कीटनाशक की बजाय यदि पानी का प्रयोग हो उससे भी धुल जाएगी, तब वो खुश होगा, हाँ चमक तो आ गई। और चेपा ने तो अपना काम जो कुछ भी करना था, उसे रस पीना था, जो कुछ भी करना था वो करके जा चुका होता है, उस खेत में मौजूद ही नहीं है। उसके बाद किसान को पता चलता है, फिर वो पैसे लगा के जहर खरीद के लाता है और फिर प्रयोग करता है। यदि आपके खेत में अड़चेपा आए तो सबसे पहले उसको ये देखना उसकी स्थिति कहां पे है। जहां पे गहराई में दाने पड़े होंगे उसके बीच में फंसेगा, अंदर की तरफ सुरंगों में घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको डर है यदि किसी कीट ने तेरे को देख लिया तो तेरे को यहीं से खाएगा। अंदर से छुप के वो रस पीता है, संख्या उसकी वहीं पे बढ़ेगी। यदि पूरे खेत में आपको एक मांसाहारी कीट, कोई भी 19 प्रकार के लेडी बर्ड बीटले हैं, उनमें से किसी एक का बच्चा, सिरफड़ो मक्खी का बच्चा या सिरफड़ो मक्खी घूमती हुई आपके खेत में नजर आ जाए, क्राइसोफे का अंडा दिख जाए, क्राइसोफा दिख जाए, तो मैं उस खेत का दावा ले सकता हूं, आप 5 दिन तक उस खेत में मत जाइए, उसमें अड़चेपा नहीं मिलेगा आपको। लेकिन यदि आपने उसमें कीटनाशक का प्रयोग कर दिया तो वो कीट आपके भाग जाएंगे और अड़चेपा अपनी कॉलोनी ऐसे ही बढ़ाता रहेगा और वो ज्यादा से ज्यादा रस पिएगा। जितने आपकी पेट में आ जाएंगे कीटनाशक के, वो मर जाएंगे। ये सही है कि कीटनाशक उनको मारता है, लेकिन सारे को खत्म नहीं कर सकता। वो अगले फिर एक सप्ताह में 1 से 80 हो जाते हैं, तो अगले सप्ताह तक आप जाके देखो तो इतनी संख्या फिर मिलती है आपको, फिर आपने दोबारा कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह करते करते आपकी फसल पार हो जाती है और आप कीटनाशकों का प्रयोग करते रहते हैं। यदि आप एक बार धैर्य रखेंगे तो ये कीट उस वहां पहुंचेंगे। बहुत से किसान मेरे से सवाल करते हैं, यदि ये कीट नहीं आए तो? जहां भोजन होगा वहां खाने वाला पक्का पहुंचेगा। शादी होती है, कुत्तों का न्योंदा कोई नहीं देके आता, उसके बाद वो महक लेके अपने आप पहुंच जाते हैं। पौधा इनको भी बुलाता है, शाकाहारी कीटों को महक दे के बुलाता है। गड़बड़ कहां होती है? पौधे के पास किसी प्रकार के रसायन की अधिकता होगी, वो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो वो कर देगा, यदि नमक बढ़ गया तो वो नुकसान कर देगा। एक तत्व यदि हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो वो 70 बीमारियां पैदा कर देता है। पौधे और जीव हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। वो महक छोड़ता है, उससे वो कीट आ जाते हैं और वो उसका रस पी लेते हैं। उसके बाद उन कीटों की महक के साथ मांसाहारी कीट आ जाते हैं, वो उसको खा के कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन गड़बड़ कहां होती है? यदि इस घर में अब हलवा बन रहा हो, 3-4 घर दूर तक भी जहां जिस साइड में आवाज आएगी वहां तक पता चल जाएगा वहां हलवा बन रहा है, तो वो महक ही ऐसी होगी। यदि उस बनते हुए हलवे में कोई शराब की बोतल डाल दे तो महक लेने वाला को ये पता नहीं चलेगा उस घर में भट्टी चढ़ी हुई है या हलवा बन रहा है। एक बार हलवे की महक आएगी, एक बार शराब की आएगी। तो जैसे ही पौधे ने किसी महक को छोड़ा कीटों को बुलाने के लिए, उसके साथ ही हमने कीटनाशक का प्रयोग कर दिया। एक महक कीटनाशक की बन गई और एक पौधे द्वारा छोड़ी हुई महक बन गई। कीड़े खुद कंफ्यूज हो गए। जिस तरह आज किसान कंफ्यूज है, वो देश के लिए अन्न उगाए या अपने बच्चे पाले। एक बार ये दिखता है कि खेती से हम बच सकते हैं, एक बार ये दिखता है खेती हमें मारेगी। भय और भ्रम की स्थिति में जिस तरह किसान पड़ा हुआ, इसी तरह हम कीड़ों को डाल देते हैं और उनको ये पता ही नहीं चलता किस कीड़े को उस पौधे ने बुलाया है और उसको कितने कीड़ों की जरूरत है। उस सारे सिस्टम को हम गड़बड़ा के फिर वो सारा सिस्टम हमारे हाथ से निकल जाता है। इसके बाद आती है माइट। बहुत छोटा हाथ जू है, जू 4 पैर होते हैं इसके। बाकी कीड़ों का शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, धड़ और पेट। और उसकी धड़ में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। जो मकड़ी होती है उसके 4 जोड़ी टांगे होती हैं, इसलिए उसको कीट की श्रेणी में नहीं लाया जाता। ये मकड़ियों वाली जो है, इसके 4 पैर होते हैं और काफी स्पीड में भागती रहती है। ये प्रति पत्ता यदि 20 से बढ़ जाए तब कुछ पत्तों के ऊपर आपने स्पोर से नजर आएंगे, आधा हरा आधा पीला। आधा हरा मतलब छींटे बने होंगे, तो वो इसका नुकसान होगा और वो पत्ते को भोजन बनाने से रोक देता है और वो नुकसान हमारे हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति
आती नहीं कि ये बीज से बढ़ सके। कुछ न कुछ कीट ऐसे रहते ही हमारी फसलों में जो उसको कंट्रोल करते रहते हैं। दो प्रकार के बणिये हैं, आप व्यापारी बोलते हैं इसको। हमने इनके नाम दिए हैं, एक लाल बणिया, एक काला बणिया। 12-13 mm का कीड़ा है ये, लाल से रंग का। इसकी मादा शरीर में बड़ी होती है, नर छोटा होता है। और जैसे हम पीकिंग का समय आता है उस समय आपको ज्वाइंटली दिखेंगे। ये जमीन में अंडे देते हैं। जमीन में से इकट्ठे कॉलोनी में चलेंगे बहुत छोटे छोटे कीट। जब तक वो डर महसूस करेंगे इकट्ठे रहेंगे, जो जो जवान होते जाएंगे डर निकलता जाएगा, फिर वो टुकड़ों में बट जाएंगे और अलग अलग पौधों पे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लेकिन मैंने हरियाणा के किसानों से भी बात करके देखी है, पंजाब के किसानों से भी बात करके देखी है, इन कीड़ों से कोई किसान डरता नहीं। मैं ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਲ ਬਾਨੀਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਨੀਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲਾਲ ਬਾਨੀਆ ਆਪਣਾ ਰੈੱਡ ਕਾਟਨ ਬਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਾ ਬਾਨੀਆ ਗਸਕੀ ਕਾਟਨ ਬਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਾਲ ਭੁੰਜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫੇਦ ਧਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਾਟਨ ਬਗ ਆ। ਔਰ ਕਾਲਾ ਬਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਸਕੀ ਕਾਟਨ ਬਗ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਪਾਹ ਆਪਾਂ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ लगता भी ये नुकसान नहीं करते। मनवीर जी सर विस्तार से दसेंगे। इन दोनों कीड़ों से हम डरते नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे नुकसान करते ही करते हैं। जब वो कपास के बिनोले के पास में अपने अंडे देते हैं तो निश्चित रूप से वो बिनोले से ही तेल पीते हैं। सबसे बड़ा धोखा डस्की कॉटन बग के बारे में कृषि विभाग की किताबों में लिखा है, ये जमीन में अंडे देता है। डस्की कॉटन बग जो छोटे बड़ा है, हम 3 साल तक मुद्दे पड़े रहे जमीन में, कहीं हमने डस्की कॉटन बग के अंडे मिल जाए, लेंस लिए के सूक्ष्मदर्शी लेके चले गए, न कहीं तो ये मिलेंगे, हो तो मिले। ये अंडे देता है, जैसे ही टिंडा खुलना शुरू हुआ कपास का, उसके अंदर आके अपने अंडे रख के चला गया। अंडे मिले फोए में, बता रहे हैं जमीन में। जब वो फोए के साथ अंडे देता है तो वहीं से बिनोले से इसका बच्चा तेल पी के बड़ा होता है। रेड कॉटन बग का भी, डस्की कॉटन बग का भी। और यदि वो तेल पिएगा, वो तेल हमारा ही था, हमारी कपास का वजन जाएगा। वो नुकसान भी कर रहा है, वजन घटा रहा है हमारी कपास का, असली फलीय भाग का नुकसान कर रहा है। उसके बावजूद भी कोई भी किसान न हरियाणा में न पंजाब में उससे डरा हुआ नहीं है। डरा हुआ नहीं है तो उसको मारने का कोई जहर भी नहीं पूछ रहा है और उसको मार भी नहीं रहा है। किसी किसान से पूछ लो ये कौन से जहर से मरते हैं, किसी को नहीं पता। बाकियों के सबके नाम याद पा जाएंगे, इन कीटों के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। हम डरे क्यों नहीं? क्योंकि उन लोगों ने हमें डराया नहीं। डराया क्यों नहीं? इन दोनों कीटों का नुकसान किया हुआ, हमें तो नुकसान कर रहा था, लेकिन उन व्यापारियों को, उन बनियों को लाभ पहुंचा रहा था। ये सारा तालमेल एक ही है। जो हमसे कॉटन खरीदते हैं वही लोग ज्यादातर व्यापार कीटनाशकों का कर रहे हैं। इसका नुकसान पहुंचाया हुआ उनको कैसे लाभ कर रहा था? 100 किलो 1 क्विंटल कपास मेरे खेत से लाला जी ने ले ली 5,000 के भाव में, जिसमें से इस बनिए ने, इन कीड़ों ने उस बिनोले से तेल नहीं पी रखा। उसके लिए भी 5,000 रुपए दे दिए लाला जी ने। मेरे भाई के खेत से ले ली 1 क्विंटल कपास, उसके भी 5,000 रुपए दे दिए। उसमें से इसने तेल पी रखा था। दोनों कपासों के 5,000 रुपए दिए। लाला जी ने किस लिए कपास ली है? रुई बेचने के लिए, बिनोले के लिए तो नहीं ली। मेरे खेत से जो कपास ली है उसमें से 67 किलो बिनोला निकलेगा, 33 किलो उसको रुई मिलेगी, 32 किलो मिलेगी, 1 किलो डस्ट खराब हो जाता है। 32 किलो रुई के लिए 5,000 रुपए देने पड़ गए। जिस बिनोले से इसने तेल पी रखा था उसमें से इसको 35 किलो 36 किलो रुई मिलेगी, 60 किलो के आसपास बिनोला मिलेगा। 5,000 रुपए में 32 किलो रुई लेगा या 35-36 किलो लेगा? इसलिए इसका नुकसान किया हुआ उन लोगों को फायदा पहुंचा रहा था। इसलिए किसानों को उन्होंने डराया नहीं और किसान डरे नहीं और उसके लिए कोई जहर की खोज की नहीं।
इन कीट बीज पे कैसे असर पड़ता है? बीट के अंदर से डंक चुभो के उसमें से तेल ले लेता है जी। तो तेल पिया तो तेल तो हमारी कपास के अंदर उसका ही वजन था, वजन घट जाता है। उसका वजन घट जाता है। तो बिनोला ही कम निकलेगा, रुई तो उसमें ज्यादा निकलेगी जब कॉटन 1 क्विंटल है। तो ये सारा सिस्टम जब तक उनके पास जहर बेचने के लिए नहीं था तब तक इन कीड़ों के बारे में हमें बिल्कुल नहीं बताया गया, न डराया गया। जैसे ही जहर मारने के लिए उनके पास में होगा तब उन्होंने बताया कीड़े आपकी फसलों को नुकसान करते हैं। बुजुर्ग तो लाखों करोड़ों सालों से खेती करते आ रहे थे, लेकिन वो कीड़ों से नहीं डरते थे। कभी कभार राख ही छिड़के थोड़ा बहुत फसलों में फास्फोरस की भी कमी पूरी हो जाती और करकराहट के कारण वो कीड़े भी दूर चले जाते। धीरे धीरे उन्होंने डर पैदा किया हमारे, फिर आगे से रास्ता दिखाया कि ये जहर उसको मारेगा और आपकी फसल जो जो हम ज्यादा सुरक्षित फसल करते गए वो खर्चे हमारे बढ़ते गए। हमारी जेब में इनकम इतनी आई, चाहे फसल हमने 60 मन ली चाहे हमारे 15 मन होया कर दी, किसान की इनकम पे कोई असर नहीं आया। घट बेशक गई, बढ़ी नहीं। अब आके मतलब उस कगार पे आगे हमारी इनकम 0 हो गई। आगे जो आलगोल का जिक्र, इनके नाम ही है, मीरड बग है, दस्की बग है, ये कभी कभार आते हैं और कहीं कहीं से थोड़ा बहुत रस पिया के पत्ते के अंदर से सुराख कर दिया, तने के अंदर सुराख कर दिया, ऐसे चले गए। इन कीटों से किसान डरते नहीं है और इनके ऊपर किसी प्रकार के जहर का प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो मैं पर्णभक्षी कीटों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में किसान लोग जानते हैं। में तो आंख वाला कीड़ा बोल रहे थे, टिड्डा। अभी टिड्डे होते हैं 4 प्रकार के जो आजकल इस हमारी फसलों में आ रहे हैं। वैसे तो टिड्डे सैकड़ों प्रकार के हैं, जो अपने इस एरिया में पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के टिड्डे। आंख पे देखा होगा आपने, काफी सुनहरे रंग का कि उसकी धारियां होती हैं, आधा शरीर उसका हरा होता है, वो पीली ही काफी सुंदर सा कीट होता है और आग के पत्ते खा के वो गुजारा करता है। जब आग के पत्ते की बजाय दूसरे पौधे पे जाएगा तो उसके भी पत्ते ही खाता है। ये निश्चित रूप से पत्ते खाने वाले कीट है, चारों के चारों। बुजुर्गों से कहानियां भी सुनी है। टिड्डी दल आता था, पूरी की पूरी धरती को बंजर करके चला जाता था, सारी फसल को खा जाता था और उसको उड़ाने के लिए राजा महाराजा मतलब कोई अभियान चलाते थे, तब जाके उसको उड़ा के आते थे। वो कभी बुजुर्गों के टाइम की बातें हैं, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा कोई सीन नहीं देखा है। उन्होंने भी कहानियां ही सुनी थी। देखिए हमारे ये अब वाले जो 4 प्रकार के टिड्डे हैं, इनका स्वभाव हमने बिल्कुल गौर से देखा है। ये समय पे आते हैं पत्ते खाने के लिए। पत्ते खाना इनका स्वभाव है, इनकी आदत है, इनकी जरूरत है। लेकिन जब 2 पत्ते की फसल होती है उस समय हमारी फसल में नहीं आते हैं। यदि उस समय आ जाएंगे और ये पत्ते ही खाएं तो सारी फसल को एक ही दिन में नष्ट कर देंगे उस संख्या में, तो फिर आगे उत्पादन नहीं होगा। लेकिन आते जब हैं, जब अगस्त के महीने में 200 के आसपास पत्ते हो जाते हैं तब ये कीड़े आते हैं। उसमें से एक पत्ते में से कुछ हिस्सा खाया और दूसरे पत्ते पे या दूसरे पौधे पे चले गए। 4 प्रकार के, दोनों प्रकार के कीड़े, कुबड़ा कीड़ा भी, अर्ध कुबड़ा कीड़ा भी। कुबड़ा कीड़ा कौन सा है? जो चलते हुए बिल्कुल फांसी का फंदा बना के चले, आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा कीड़े का मिल जाए और ऐसे चलता चले, उसको कहेंगे कुबड़ा कीड़ा। और दूसरा कीड़ा ऐसा है जिसका शरीर बीच से उठता तो है लेकिन आगे और पीछे का हिस्सा मिलता नहीं। आगे भी 4 पांव है उसके, पीछे भी 4 पांव है और चलते चलते ऐसे चलता रहेगा। वो भी पत्ते खाता है और पूर्ण कुबड़ा कीड़ा भी पत्ते खाता है। लेकिन खाते कब हैं? जब फसल पे पत्तों का लोड हो जाता है। एक तो परीक्षण किया डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने, जिस तरह यहाँ किसानों की पंचायत बैठी है इसी तरह किसानों की पंचायत बैठी थी। उन्होंने पूछा कि क्या कभी ऐसा सीन देखा है कीड़ों द्वारा किसी फसल के तीसरे हिस्से के 1/3 33% पत्ते खा लिए गए हों। तो सभी किसानों ने पूरा दिमाग घुमा के कहा जी ऐसा कभी कोई सीन नहीं देखा। एक पौधे के तो खाए पा सकते हैं,
पूरी फसल के तीसरे हिस्से के पत्ते हमने कभी नहीं देखे हैं। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने कहा क्यों न, कीड़ा तो हो सकता है 33% खाए ना खाए, हम कैंची लेके एक पौधे पे जितने पत्ते आएंगे पूरे सीजन में सबको तीसरा हिस्सा काटते चले और उसके बाद में दूसरे पौधों के साथ उसको कंपेयर करके देखें कितने % नुकसान आता है, तो हमें पता चल सकता है। तो उसी दिन तय किया गया, 1 एकड़ में से 10 पौधे चुने गए जो उस दिन लगभग बराबर थे औसतन, किसी पे 2 इंच कम को 2 इंच बड़ा था पौधा, तो ऐसे 10 पौधे छांट लिए गए, उनके बराबर में लठियां गाड़ दी, लठियों के ऊपर टैग बांध दिए ताकि दूर से ये पता चल जाए इस पौधे को हमने चुना था। उस दिन जितने पत्ते थे उनका तीसरा हिस्सा कैंची द्वारा काट दिया। हर सप्ताह उस खेत में जाते रहे, जितने पत्ते उस पे जवान मिले सभी को हम तीसरे हिस्से को काटते गए और पूरे सीजन उस पे मतलब हमने पूरा पत्ता ही नहीं आने दिया, जो भी पत्ता आवे उसी का तीसरा हिस्सा काट दें, 2 हिस्से उसके छोड़ दें, तीसरा हिस्सा मापे और काट दिया। जब पूरी फसल हुई, बराबर वाले 10 पौधे चुने गए, उसके आसपास में से उनकी कपास अलग से चुगाई गई, उन पौधों की अलग से चुगाई गई, जो औसत उनकी आई वही उनकी आई, बढ़वार देखी गई वही बढ़वार मिली, जितनी दूसरे पौधे बाकी खेत बढ़ा हुआ था लगभग वैसा ही वो बढ़े हुए थे। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने कहा जब तुम्हारे नुकसान हो ही रहा इनके खाने से तो तुम इनके पीछे क्यों फिर रहे हो। उसके बावजूद उसने कहा कि इनका सिस्टम को देखो, ये पत्ते वाला खाने वाला कीट शुरू में क्यों नहीं आ रहा, जब पत्ते ही खाने हैं, कीट भी यहाँ मौजूद है, वो दूसरी फसलों पे गुजारा कर रहा है, तो वो शुरू में हमारी फसल पे न आके अगस्त के महीने में क्यों आ रहा है। अब पौधे को इसकी जरूरत है, पौधे ने इसको बुलाया है, जब उसके खाने का सिस्टम, तो हमने सवाल किया मैंने इसको जरूरत क्या है, क्या गरज हो सकती है पौधे को। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने कहा कि इसके सिस्टम को देखो, ये एक ही पत्ते पे 1 इंच का सुराख करके क्यों चला गया, इतने खाने में इसकी पेट की भूख नहीं मिटी, उसके बाद वो दूसरे पत्ते को खा रहा है, तो इसने इस पत्ते पे जिस पे बाड़ा लगा रखा था इसने छोड़ा क्यों। या तो पौधे ने इसमें से ऐसा कोई रसायन छोड़ा है जिससे आगे उसका टेस्ट खराब हो गया, या उसने महक छोड़ी है ऐसी जिसके कारण वो यहां से छोड़ के दूसरे पत्ते पे चला गया। तो इतना क्यों खाने दिया, क्योंकि पौधे को इतने सुराख की जरूरत थी। ऊपर वाले पत्तों ने नीचे वाले पत्तों पे पूरी धूप को रोक दिया, छांव कर दी, नीचे वाले पत्ते भोजन बनाने में अक्षम हो गए। उस 1 इंच के सुराख से जब सूर्य की धूप आती है, वो ऊपर सूरज होता है तो नीचे वाले पत्ते पे है, और साइड में सूरज है तो उस साइड के पत्तों पे है, और उस साइड के पत्तों पे है। 5% हिस्सा पत्ते का देके दूसरे पत्ते को 100% भोजन बनाने के सक्षम बना दिया। 5% पत्ते का दान किया पौधे ने और दूसरे पत्ते से 100% भोजन बनवा के अपनी वृद्धि कर ली। पौधा तो इतना समझदार है, हम उसके मूर्ख होके उस कीड़े को उसी स्टेज में मारने चल रहे हैं। यदि उनकी संख्या इतनी बढ़ जाए कि वो हर रोज इतने इतने पत्ते खाएं तो सारी फसल को नष्ट कर सकते हैं। यदि उनकी संख्या लिमिट में रहे तो वो इतने ही सुराख करते रहेंगे जितनी पौधों को जरूरत है, और उतने ही आगे उनपे काम चलता रहेगा। अर्ध कुमड़ा कीड़ा आ गया, कुमड़ा कीड़ा आ गया और टिड्डे आ गए, ये पत्ते के बीच में सुराख करेंगे और उसमें से खाएंगे, 1 इंच भर का खा के छोड़ देंगे। स्लेटी भूंड है, ये पत्ते की किनारियां खाता है, यानी ऊपर वाले पे से जहां पे छांव आई, लेकिन इस मिट्टी में पता नहीं किस प्रकार का 2 भातिया जहर है, 2 भात करता है। ये रस पीने वाले कीड़ों की संख्या को बढ़ाता है। जहर पत्ते के अंदर फिर भी मौजूद है, लेकिन रस पीने वाले कीड़ों की संख्या बढ़ती जाती है, और जो चबा के खाने वाले कीड़े हैं, पत्ते खाने वाले कीड़े हैं, उनकी संख्या घटती जाती है। स्लेटी भूंड है जो, ये आपको अब कम नजर आएगा। पहले सफेद मक्खी इसी को समझते थे, इसी के ऊपर हम कीटनाशकों का प्रयोग करते थे, क्योंकि इसका मक्खी के बराबर साइज हो गया, स्लेटी सा रंग हो गया, हमने सफेद मक्खी इसी को समझ लिया। सुरंगी कीड़ा आता है, पत्ते के अंदर 2 परतें होती हैं, एक ऊपर की तरफ, बीच में क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल को खाते खाते आगे की तरफ बढ़ जाता है और उससे सुरंग सी बढ़ती जाएंगी, जैसे सांप घूम गया हो। जिस साइड से चलेगा वहां से पतला होगा और आगे की तरफ वो मोटा होता जाएगा, वो सुरंग सी वाला सिरा। जब मोटे सिरे पे आप निकुली चीज के द्वारा खोद के देखोगे तो उसके अंदर से एक छोटा सा कीट निकलेगा, वो है सुरंगी कीड़ा।
पत्ता लपेट कभी कभार आती है। जो वृक्षों के नीचे पौधे होते हैं उसके पत्ते नरम पड़ जाते हैं, उसको लपेट के देखेगी, उसके अंदर अपने अंडे रखेगी और उसको बंद करके चली जाएगी। पत्ता लपेट का जो कीड़ा उसमें से निकलेगा वो उस हिस्से को खुरच के खा जाएगा और फिर अपने दूसरे पौधे पे या मतलब अपना सिस्टम को चला जाएगा। उसके इतने हिस्से से खाने से उस पत्ते पे भी कोई नुकसान नहीं आ रहा। लेकिन सबसे लास्ट में आती है बालों वाली सूंडियां, लाल बालों वाली सूंडी और काले बालों वाली सूंडी। एक एक पत्ते के नीचे एक एक हजार मिलेंगे आपको। जिस पत्ते के नीचे या तो मिलेंगे नहीं, मिलेगी तो एक एक हजार के आसपास मिलेंगे और वो बुरी तरह से खुरच के खा जाती हैं, छलनी बना देंगे पत्तों को। इतनी बुरी तरह से खाने वाले कीट यदि शुरू में आ जाए तो हमारे तो एक टहनी भी नहीं उगने दें। लेकिन आती कब है? जब किसान आपस में चर्चाएं करते हैं, मेरे खेत में टिंडे तो बहुत लगे हुए हैं, पत्तों की छांव के कारण वो धूप नहीं मिलती उनको और वो फटते नहीं, लेट करेंगे, मैं गेहूं की बिजाई लेट हो जाएगी। उस समय ये आते हैं और उन पत्तों को खुरच के खा जाती हैं, उनके अंदर से धूप भी निकल आती है। इनका यदि टाइम चेंज हो जाए तो फसल होने की कोई संभावना नहीं, लेकिन अपने टाइम से आते हैं तो ये लाभ पहुंचा रहे हैं। पत्ते खाते खाते भी हमारी फसलों को, इनके सिस्टम को हमने समझने की जरूरत है, इनको मारने की नहीं। इसी तरह से भोजन सुंडी है, इसके बराबर में त्रिभुजी के निशान होते हैं, ये भी काफी संख्या में आती है और लास्ट में आती है। इन पौधों के अलावा मैं बार बार कपास का जिक्र कर रहा हूं, ये स्पेशली कपास के कीड़े नहीं है। कपास को हमने इसलिए चुना है, एक तो उसमें ज्यादातर कीड़े आ जाते हैं, उनको देखने के लिए हमें एक ही जगह पे सारे कीड़े मिल जाते हैं। दूसरा, कपास की फसल ऐसी होती है पौधे के चारों तरफ हम घूम के उसको देख सकते हैं। यदि धान के खेत में हम पाठशाला लगाने लग जाएं तो उस कीच में बढ़ने से किसान हिचकेंगे। कीड़ों ने किसी हमारी तरह सीमाएं नहीं बांट रखी, जहां भोजन उपलब्ध होगा वहीं जाएंगे। जो ये अड़चेपा है, ये अब सरसों में भी आया हुआ है, मेथी में भी, गेहूं में भी, कपास में भी आता है। हरा तेला है, इसका होपर नाम रखा गया है उसमें कपास में, तो इसकी क्वालिटियां बदलती रहती हैं, कीड़े लगभग वही हैं। ये पर्णभक्षी हो गए और रस पीने वाले हो गए। फिर आते हैं फूलाहारी। ये 4 प्रकार के कीड़े हैं जो केवल फूल वाले भाग को ही खाते हैं। इन कीड़ों से मैं भी डरता था, क्योंकि सभी किसानों को पता है फूल से ही टिंडा बनता है, फूल से ही फल बनता है। यदि फूल ही हमारा नष्ट हो जाएगा तो हमारे उत्पादन किस बात का आएगा। जो सबसे ऊपर लिखा है मैंने तेलन, इसका अंग्रेजी का नाम है ब्रिस्टल बीटल। ये चारों बीटले हैं, बीटले शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। ये शाकाहारी बीटले हैं चारों प्रकार की। ब्रिस्टल बीटल मेरे अंगूठे जैसे साइज की है, काले रंग का भूंड सा होता है, उसके ऊपर लाल धारियां होती हैं, भारी है शरीर का। आपने घिया तोरी के फूल में देखी होगी। की पाठशाला जब हमारे ललित खेड़ा गांव में लगी हुई थी, उस समय हमें इसके बारे में गहनता से पढ़ने का मौका मिला। अगले सप्ताह के उसको देखा तो एक फूल ऐसा था जिसपे टिंडा नहीं बना था, बाकी सब के टिंडे बने हुए थे जो हमारी नजर में आए। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने कहा कि ये सिस्टम को देखो क्या है। वो अपनी थ्योरी कभी नहीं पढ़ाते थे। कीड़े के मामले में उन्होंने कभी फैसला नहीं किया भी ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है। कीड़ा हमने देख लिया, हमसे ही फैसला कराते थे, तुम देखो ये क्या कर रहा है। चाहे हमें 2 घंटे लगते, 3 घंटे लगते, वो चूसता हुआ नजर आ रहा है, क्या है, डंक कैसा है, सबका फैसला होता था। उसका नाम फिर कहते थे ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी है।
सबकी संतुष्टि ऐसे कराते थे, जो चीज सिर्फ सामने प्रैक्टिकल होगी उसको भूलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो उस दिन उन्होंने उनका इशारा हम समझ गए कि वे ये देखना चाहते हैं कि वे फूल में से कौन सा भाग खा रहे हैं। तो उस दिन देखा तेलन या तो पंखुड़ियों के ऊपर वाला हिस्सा खा रही है या फिर उसके नर भाग को खा रही है, मादा भाग को छेड़ती नहीं, किसी भी फूल में से मादा भाग को टच ही नहीं करती। और एक फूल के अंदर अरबों खरबों नरपुंकेसर है और एक फूल को टिंडा बनाने के लिए मैक्सिमम 28 नरपुंकेसरों की जरूरत होती है, जिस अरबों खरबों में से वो बाकी खा के 28 उस तक पहुंचा दे। वो ऊपर नीचे घूमते हुए उसके शरीर के नरपुंकेसर लग के उस मादा तक पहुंचाने का काम कर रही थी। हम उसको ये सोच रहे थे ये फूल खा रही है, नर और मादा का मिलन वो तेलन करा रही थी। इसी कारण 2001 में हमारे कपास का उत्पादन सबसे कम आया था, क्योंकि फूलों में जो नर भाग को मादा तक पहुंचाने का काम कीड़ों ने करना था वो हमने नहीं करने दिया। तो दूसरा सिस्टम फिर उन्होंने समझाया हमें, तेलन बच्चे कहां देती है? जमीन में देती है और उसके बच्चे मांसाहारी है। उन दिनों जिस समय तेलन के बच्चे निकलते हैं अंडों में से, दूसरे कौन से कीटों के बच्चे निकलते हैं? लाल बणिये और काले बणिये के। तो लाल बणिये के बच्चे जमीन में होते हैं और वही तेलन के बच्चे होते हैं। तेलन के बच्चे मांसाहारी हैं, लाल बणिये के बच्चों को खा पी के उनकी संख्या को कम करते हैं। जो हर रोज हमारे लिए काम कर रही है, जो कीट हर रोज हमारे लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने खुराक देनी चाहिए कि उसको मारना चाहिए। ये गलत फहमियों के शिकार हम रहे, जिससे हमारे जेब से नुकसान होता रहा। ये चारों प्रकार की बिटले यही काम करती हैं, जो फूल में से नर भाग को खाती हैं, मादा तक पहुंचाती हैं और उसमें आपस में मिलन करा के उसको टिंडा बनाने में सहायक है, न कि उसमें नुकसानकारक। फिर आती है फलाहारी कीटों की। फलाहारी में अमेरिकन सुंडी, चितकबरी सुंडी, गुलाबी सुंडी, वो आजकल आपको नजर नहीं आ रही। तो उनके लिए भी हमने कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना। ये हमारे निरंतर फायदे की, इनके लिए कीटनाशक का फायदा नहीं, प्रयोग नहीं करना, इनके लिए नहीं करना, क्योंकि पत्ते का परीक्षण कर चुके हैं हम, तीसरे हिस्से के खाने से कोई नुकसान नहीं होता, ये कभी इन कभार लाभ भी पहुंचा रहे हैं। और रस शोषकों का हमने पूरा बायोडाटा पढ़ लिया, उनके लिए नहीं करना। तो हम कीटनाशकों का प्रयोग कर किसके लिए कर रहे हैं? दूसरा, मेरे गांव में 19,200 बीघे जमीन है। मैं उदाहरण देता हूं हम कितना प्रयोग कर रहे हैं। ये पूरे गांव की जमीन है और मेरे गांव का अंदाजा लगाता हूं, एक फसल में 1 बीघे से 5,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। 5,000 दूसरे सीजन की होगी, तो पूरे साल में 10,000 रुपए ये मेरे गांव की टोटल उपज है पैसों के हिसाब से। नहीं जी, बिग्गा नहीं जी, 1 एकड़ में 5 बीघे है जी, 1 किले का 5वां हिस्सा है, यानी 1 किले की 25,000 एक सीजन की और 25,000 50,000 रुपए किले की इनकम लगाई है मैंने। किले का 5वां हिस्सा जो होता है वो 19,200 बीघे टोटल जमीन है, 10,000 रुपए पर बीघे की इनकम लगाई है। तो कृषि अधिकारी ये कहते हैं जितनी फसलें हमारी होती हैं उसका 10% नुकसान में चला जाता है। ओलावृष्टि हो, तूफान हो, कीड़े हो, खरपतवार हो, उसमें से 10वां हिस्सा उसका नुकसान में चला जाता है। तो ये टोटल इनकम है, तो इसका 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा? इतनी इनकम मेरे गांव की है और इसमें से ये नुकसान में चली गई। उसी के साथ कृषि अधिकारी ये कहते हैं कि 22% कीड़ों द्वारा नुकसान होता है। जो नुकसान टोटल होता है उसका 22% कीड़ों द्वारा होता है। और उस कीड़ों द्वारा नुकसान में यदि हम कृषि अधिकारियों को कहे अनुसार कीटनाशकों का प्रयोग करें
तो 7% की हम रिकवरी कर सकते हैं, 15% नुकसान फिर भी होगा। तो इसका 7% बचाने के लिए हम जहर का प्रयोग करते हैं। यदि मैं इसको 100 से भाग दूं और 7 से गुणा कर दूं तो वो रकम आ जाएगी जो नुकसान को हम कीट जहर के द्वारा बचा सकते हैं। सही है ये? तो 2 तो ये काट दी मैंने, ये यहीं कर देता हूं 0 0 0 7 दूनी 14 9 से 63 1 64 और 7 और 6 13 44,000 रुपये यदि मेरा पूरा गांव कीटनाशकों का प्रयोग करे तो 13,44,000 रुपये बचा सकता है साल भर में। कीटनाशकों के प्रयोग के सारे समुचित रूप से करेगा तो। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, जब मैंने कीटनाशकों की दुकान पे जाके मेरे गांव में जहर की खपत का अंदाजा लगाया, इसको बचाने के लिए मेरा गांव 4 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए का जहर लेके आ रहा है 13,44,000 रुपए बचाने के लिए। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही गांव एक मूर्ख गांव है, हर गांव की यही कहानी है। आपके गांव में कितना जहर आता है उसका कैलकुलेशन कर लो, और आपके गांव में कितनी फसल होती है उसमें से 7% कितना बनेगा उसका फड़ा के देख लो। ये यहां गई है जी हमारी वो पूंजी। 1 एकड़ में हम कितना बचा सकते हैं, उस एकड़ पे हम कीटनाशकों पे कितना जहर प्रयोग कर रहे हैं वो आप फड़ा के देखोगे तो किले का आ जाएगा, गांव का फड़ाओगे तो गांव का आ जाएगा। तो इन सिस्टमों को समझाने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की और किसानों को ऐसे सरल तरीके से समझाया। आज 17 गांव में उनके शिष्य हैं और वो शिष्य सभी मेरी तरह दूसरे गांव में जाके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ साहस कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ढीले गोडे छोड़ के मतलब वो घर पे बाट में बैठे हैं, वह मन मिल जाएगा तो उसके साथ जाके तो पढ़ा लूंगा, मैं अकेला तो नहीं जा सकता।